हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आ चुका है और इसमें जितने प्रतिभागी सफल हो चुके हैं उनकी सूची भी सबके सामने आ चुकी है। तो उसी सूची में 38वां स्थान प्राप्त किया है, यानी कि आज के हमारे जो टॉपर हैं उनकी रैंक है 38 और उनका नाम है अनूप दास। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार दर्शकों को आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम अनूप दास है और मैं उड़ीसा से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान से दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है और ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। इससे पहले मैं अपने थर्ड अटैम्प्ट के तहत भारतीय राजस्व सेवा IRS-IT में पोस्टेड हूँ दिल्ली में ऑलरेडी। तो कैसा लग रहा है सफल होके? निश्चित तौर पे एक रिलैक्सेशन की फीलिंग है। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है कि अब मैं साइकिल से बाहर हूँ और मन में खुशी है कि मुझे जो मेरी सर्विस प्रेफरेंस थी वो मुझे मिल रही है। इसके पहले आप IRS थे, तो फिर उसके बाद आपने सोचा कि IFS में जाना है, तो इसके पीछे की वजह क्या थी? इसकी बहुत सिंपल सी वजह थी क्योंकि एज अ चाइल्ड आई वॉज वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ राजदूत और राष्ट्रदूत कि आप अपने देश को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आइडिया ही मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था और जिसकी वजह से ही मैंने सिविल सर्विस क्या है ये जानने की कोशिश करी थी। सो दैट इज़ वाई इंडियन फॉरेन सर्विस वॉज अ मोटिवेशन फॉर मी टू राइट एग्जामिनेशन एंड नाउ आई विल प्रोबेबली गेट इंडियन फॉरेन सर्विस। तो आपको प्रेरणा जो बचपन में मिली, वो जो राजदूत शब्द है और वो जो उसका काम है, जो दिखा आपको एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब तैयारी आपने शुरू कर दी उस समय फिर आपको पता चला होगा IFS ये होता है, उसके कुछ काम ये होते हैं, तब भी वैसा ही एक्साइटमेंट बना हुआ था कि हाँ ये सब करना है मुझे भी? डेफिनेटली जब आप सर्विसेज के बारे में जानना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि उनमें डेप्थ क्या है, उनमें क्या क्या काम होता है। देन इट एक्चुअली मेड मी इवन मोर एक्साइटेड अबाउट इंडियन फॉरेन सर्विस एंड दैट इज़ व्हाई आई कंटिन्यूड गिविंग एग्जामिनेशन एंड प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम। ठीक है, आपका इंटरेस्ट तो था ही वहाँ जाने में, लेकिन फिर भी IRS की जॉब क्या बोरिंग थी? नहीं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस की जो जॉब है एक बहुत इंटरेस्टिंग जॉब रही है मेरे लिए। अभी मैं 3 साल ऑलरेडी इंडियन रेवेन्यू सर्विस का पार्ट रहा हूँ और मैं अभी फील्ड में भी पोस्टेड हूँ। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब एंड इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब। व्हेन आई डू अ सिंगल फंक्शन एज अ ऑर्डर जब भी पास होता है तब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इट्स अ वेरी गुड चैलेंज। सो आई हैव लर्नड अ लॉट from also the Indian Revenue Service. So it was never a boring thing in Indian Revenue Service. Rather, it was, I would say, my motivation for Indian Foreign Service was more. That is why I continued writing. जो चाहते थे वो पाना था जी। तो वैसे तैयारी आपकी शुरू बहुत पहले, कौन सा अटेम्प्ट था ये इस बार का? चौथा आपने ये मेरा बताया? 4th अटेम्प्ट। 4th था। तो शुरुआत करें, IRS के पहले भी हम चलते हैं तैयारी की शुरुआत में। तो कब से आपने सोचा कि अब मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के दौरान एग्ज़ाम लिखना शुरू किया। मैंने 2017 और 18 में अपना फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ। उसके बाद मैंने 2019 को अपना थर्ड अटेम्प्ट दिया वेयर मेरा मास्टर्स ख़त्म हो चुका था। तो मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन करी 1 साल देकर और एट द एंड आई गॉट 120 रैंक एंड एंडेड अप इन इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स। एंड आफ्टर दैट after an interval of 3 years because of the preparation because revenue service की ट्रेनिंग के दौरान एग्ज़ाम लिखना अलाउड नहीं है, तो उसके एंड में in 2022 I gave another attempt, that is my 4th attempt and then I got 38 rank। तो बात करें शुरुआत से अभी तक में, पूरी तैयारी के समय में आपको सपोर्ट कहाँ से मिला सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी माँ और मेरे भाई से मिला, मेरी फैमिली से मिला है, जिन्होंने मुझे मानसिक तौर पे सपोर्ट किया है, आर्थिक तौर पे सपोर्ट किया है और इसके अलावा मेरे क्लोज फ्रेंड्स ने भी किया जो कि जिन्होंने मुझे रेगुलर बेसिस पे मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर सकते हो, यू आर केपेबल ऑफ इट एंड दैट इज़ व्हाट हेल्प मी कीप गोइंग, दैट हेल्प मी, दैट गेव बूस्ट टू माई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दैट इज़ व्हाई आई कुड राइट एग्ज़ाम। किस तरह के चैलेंजेस रहे आपकी तैयारी में? तैयारी के दौरान इनिशियल जो चैलेंज रहा है, जो आई थिंक सब बहुत बेसिक है और हर कैंडिडेट फेस करता है, टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम, टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। इवन इन माई फर्स्ट 2 अटेम्प्ट आई वॉज नॉट एबल टू डू इट बिकॉज आपके पास सिलेबस also is not well defined. So as a result of which, and then there is lot of information
ओवरलोड इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन में खो जाते हैं, तो आपको ये नहीं पता चलता कि क्या नहीं पढ़ना। तो इवन इफ आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप एफिशिएंटली नहीं काम कर पा रहे बिकॉज आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है बट आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है। तो दिस वॉज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी विच आई कुड अंडरस्टैंड बाय द थर्ड अटेम्प्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई कुड अंडरस्टैंड कि ये मटेरियल मुझे पढ़नी है, ये चीज़ें मुझे करनी है, ऐसे अपना स्ट्रैटेजी प्लान करना है। So that is how I could overcome it. And in the recent attempt, I had understood what were the mistakes left in third attempt. So I covered them also in form of having compilation of my optional paper, having more practice, streamlined practice. So that is how I dealt with it in my fourth attempt. मतलब चौथे अटेम्प्ट तक आते आते आपको जो भी कमी अपनी समझ में आई आपने उसको जी। दूर भी किया साथ साथ में, जी जी और जॉब के साथ में किया। जी। समय तो काफ़ी कम रहा होगा। समय तो कम था बट मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही थी, तो ऑफिस का काम भी मैंने मैनेज किया, एक तरह से रिस्पॉन्सिबल काम था। तो आई हैड माई प्लानिंग हाउ टू मेंटेन माई वर्क गोइंग एफिशिएंटली एंड इट शुड नॉट इम्पैक्ट माई प्रिपरेशन ऑल्सो। सो बाय हैविंग अ प्रॉपर प्लानिंग फॉर दैट कि आपको कितने टाइम में क्या काम करना है, कब छुट्टी लेनी है, ऑफिस जाने से पहले कितने घंटे पढ़ने हैं, ऑफिस से आने के बाद कितने घंटे पढ़ने हैं, वीकेंड में कैसे प्लान करना है, कब टेस्ट सीरीज लेना है। सो ऑल दिस प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट करके आई समहाउ मैनेज विथ माय प्रोफेशन एज इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर। तो जैसा आपने सुना कि टाइम मैनेजमेंट करना कितना ज़रूरी है, जो लोग कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, वो भी कभी कभी शिकायत कर देते हैं कि टाइम कम पड़ जाता है। लेकिन आप देखें जो लोग जॉब कर रहे हैं, सिलेक्शन भी पा रहे हैं, टॉप भी कर रहे हैं, तो टाइम की कमी नहीं है। बेहतर होगा कि आप टाइम को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर ले जाएं। अब बात आ रही है तैयारी की, तो कुछ तैयारी से जुड़े हुए सवाल भी कर लेते हैं, जैसे कि क्लासरूम ज्वाइन करना या कहें कि कोचिंग करना कितना फ़ायदेमंद होगा किसी एस्पिरेंट के लिए? मैं कोचिंग का एक एस्पेक्ट बताना चाहूँगा कि पहले कोचिंग का मेन जो इंटेंशन होता था वो होता था कि सही मटेरियल प्रोवाइड किया जाए कैंडिडेट्स को, बट आज के ज़माने में मटेरियल्स की कोई कमी नहीं है, सो दैट एस्पेक्ट हैज़ गॉन। बट कोचिंग्स हैव टेकन अप अ मेजर एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द मोटिवेशन एंड द स्ट्रैटेजी टू द कैंडिडेट्स। अब ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो उनको किस तरह से लेना है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये जो गाइडेंस चाहिए, दैट हैज़ बिकम द मेजर रोल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ के ये चीज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो चीज़ आता है वो है एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज आप रेगुलर बेसिस पे कुछ चीज़ कर रहे हैं। इफ अनटिल अनलेस यू हैव अ सेल्फ मोटिवेशन, you need a very disciplined life for preparation for civil service examination. That is what is being contributed by coaching institutions. And adding to that, you get to see other aspirants, how they are preparing. So you understand your competition also. So you keep yourself updated also for the preparation. I feel these are the roles now the coaching centers have taken, and it has a transformation that has taken place in the coaching institutions, how they are delivering to the candidates. लगभग कुछ इस तरह से है कि जैसे कोई एक यात्री है, दिल्ली की एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, अब वो किसी से भी नहीं पूछ रहा है, उससे कोई भी नहीं बता रहा है कि उसे जाना कैसे, और खुद से जा रहा है तो काफ़ी लंबा समय उसे लग रहा है। लेकिन अगर कोई बता देता है और सही रास्ता बताता है तो वो जल्दी पहुंच जाता है। तो लगभग कोचिंग भी यही काम कर रही है। साथ में अनुशासन आ ही रहा है, सेल्फ मोटिवेशन का भी इसमें कुछ रोल रहता है। डेफिनेटली एट द एंड इट्स योर जर्नी, आपका प्रिपरेशन है, आपका सेल्फ मोटिवेशन इज द कोर। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस मोटिवेशन एंड गाइडेंस इज एडिंग टू इट, बट आपका बेस आपका सेल्फ मोटिवेशन ही है, जिसकी वजह से ही आपने ये एग्ज़ाम लिखना शुरू किया है। तो दैट डेफिनेटली इट इज़ नॉट सब्सटीट्यूटेबल बट रादर एडेड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो आपका जो गोल था कि आप टॉप में आए, जिससे आपको अपनी पसंद की पोस्ट मिल जाए, उसको देखते हुए आपने अपने आप को कैसे अनुशासित किया और आपने कैसे गाइडेंस पाया? अनुशासित करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने मेंशन किया था ऑलरेडी, टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, इस पर मैंने बहुत फोकस किया है। इफ 100% ऑफ माय प्रिपरेशन से आई फील 30 to 40% have given to strategizing and planning so as to ensure that the efficiency of my preparation is high. Secondly, I have been benefited out of mentorships, because mentorship is what provides the guidance that is needed for preparation these days, because
I feel most of the candidates have resources and hard work, and they are aware about it. What makes a difference is a strategy and a guidance for a correct strategy. That is where I have done this way. तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम जिसकी आपने बात की, दृष्टि आईएएस का मेंटरशिप प्रोग्राम जिसकी भी सर ने बात की, तो उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मतलब आपको पता कैसे चला, फिर आप कैसे जुड़े, कोई खास वजह रही? I have been closely associated one of my friends. He introduced me to this mentorship idea, and I have approached them for a guidance on a regular basis, so as to have a understanding of how to plan things for me. Because already मैं काम कर रहा था, there was a job, so I needed planning was very essential for me. Secondly, I also needed someone to provide me professional motivation on a regular basis. हाँ. सो दैट कि अच्छा आप ये कर लीजिए, आप ये पढ़ लीजिए, अच्छा नहीं ये आप मत पढ़िए, ये ज़्यादा फ़ायदे का नहीं है. सो दीज आर द थिंग्स वेयर द मेंटरशिप प्रोग्राम केम टू हेल्प. बहुत कम समय में पूरा सिलेबस कवर हो सकता है. जी. तो इसमें टेस्ट वगैरह भी कुछ देते थे आप? जी, आई यूज्ड टू गिव टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट आई यूज्ड टू गिव, एंड ऑल्सो टेक द इवैल्यूएशन वेरी सीरियसली, and based on whatever criticism comes, I used to take it very positively and work upon it. अब जिस तरह से उसमें कुछ पॉइंट्स बताए जाते थे, आप यहाँ सुधार लीजिए, यहाँ पे आपका आंसर और बेहतर हो सकता है, जी. उसको आप सीरियसली लेते थे. जी. फायदा उसका मिला भी. बिल्कुल. कुछ और सवाल हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप जॉब के साथ में मेंटरशिप से जुड़े हुए थे, तो इसमें आपका रूटीन क्या रहता था? अगर हम बीते 1 साल का देखें, प्रीलिम्स के पहले से लेके अभी तक में, मतलब मेंटरशिप के पहले, फिर मेंटरशिप में और अभी तक में क्या रूटीन रहा पूरा आपका? जैसे कि आपने बताया कि बिकॉज आई वॉज वर्किंग, सो मेरा ऑलरेडी टाइम शेड्यूल बहुत रेस्ट्रिक्टेड था. सो आई रीच्ड आउट टू द मेंटर एट अ पर्सनल लेवल एंड कन्वेड कि मेरे क्या चैलेंजेस हैं, मेड देम अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड एग्जैक्टली, एंड दे हैव बीन हेल्पिंग मी आउट एट अ वेरी पर्सनल लेवल ऑल्सो, कि मुझे आज चाहिए ये जानना है, मुझे इसमें क्या करना है. तो आई यूज्ड टू ड्रॉप अ मैसेज एंड हैव इंटरेक्शन विद सम ऑफ द मेंटर्स, और इन केस व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस आई शुड अप्रोच फॉर दैट ऑल्सो आई यूज्ड टू गो टू द मेंटर्स. एंड आई डिड नॉट मेंटेन अ रेगुलरिटी बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, बट वेन एवर नीडेड आई रीच्ड आउट टू द मेंटर्स एंड एंश्योर्ड दैट दे कुड ऑल्सो हेल्प मी आउट वेन एवर पॉसिबल. हाँ, मतलब आपने अपने आप में ये समझ बना के चली कि जहाँ पे मेंटर की ज़रूरत हो वहाँ ले लेनी है, जहाँ ज़रूरत ना हो खुद से काम चलता है तो वो काम भी चलाना है, जिससे टाइम मैनेज हो सके. जी. ये अच्छी स्ट्रेटजी थी आपकी. नोट्स की बात करें, नोट्स आपने बनाए थे? मैंने कुछ हद तक अपने नोट्स बनाए थे. तो रिवीजन करने में वो फ़ायदेमंद रहते थे? हाँ. नोट्स के बारे में तो एक बहुत बड़ा जो रोल इस बार मेरे सिलेक्शन में रहा है वो है मेरे ऑप्शनल का. जो गलती मैंने लास्ट टाइम करी थी 2019 में, वो ये था कि मैंने बुक से पढ़ा था एंड एवरीथिंग वाज मार्क्ड ऑन बुक्स. सो जो 5 दिन का जो टाइम मिल रहा था, इट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर मी टू गो थ्रू ऑल द बुक्स एंड रिवाइज इट. सो देयर वाज अ लैकुना ऑन पार्ट ऑफ रिविजन. सो दिस ईयर व्हेन आई रोट इन 2022, आई मेड इट अ पॉइंट to have a compilation of all my notes in few notebooks, and that actually helped me do a proper revision of the optional paper, and that is why I scored 303, which I believe is highest in zoology this year. So note making has its own benefit to it, but जब आप नोट बनाते हैं तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, जो मुझे रियलाइज हुई कि नोट मेकिंग शुड बी वेरी एफिशिएंट, जो आपका डायरेक्टली आपको हेल्प करे. You should not end up writing and noting down everything, because then you are cutting down the time that you would have devoted for preparation. So understanding where note making is important, how to make note, and how it is going to help you in your revision, that has to be kept in mind in note making. जैसे बहुत लोग बताते हैं नोट्स बनाने में ऐसा ध्यान दो कि इशारों में बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाए, वो इशारा सिर्फ हमारे लिए हो, मतलब हमारे नोट्स हमें ही देख के समझ में आएंगे. रिवीजन का क्या फ़र्क पड़ता है? जब आप रिवीजन करते हैं तो फिर उसके बाद टेस्ट देते हैं, या बिना रिवीजन किए टेस्ट देते हैं, तो उसमें कुछ अंतर दिखाई देता है? डेफिनेटली रिवीजन जो है आपका की है आपके प्रैक्टिस का. वंस आपके पास इंफॉर्मेशन भी है लेकिन आपने उसे रिवाइज नहीं किया है, तो यू मे नॉट बी एबल टू एफिशिएंटली पुट इट इनटू द आंसर शीट्स, बिकॉज एट द एंड इट इज़ एन एग्जामिनेशन. As if you take it as an examination, then you understand that revision is a core to make efficient representation of your knowledge in the answer sheet, which will go to the invigilator. So
whenever I have given any test series without revision, I have not scored that good. But whenever I went through my notes or the notes that I have marked or newspaper articles that I have marked, that improved my marks in the test series. So definitely students should definitely go for this notes making as well as revisions. मतलब ये बात है कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो उस टेस्ट को उतना ही सीरियस लें जैसे कि हमारा एग्जाम हो जी। तो फिर वो रिवीजन करने का एक प्रेशर भी बना रहता है। लेकिन अगर हम जी। हल्के में ले लें कि सिर्फ टेस्ट है, अगले टेस्ट में बेहतर कर लेंगे, तो शायद यही से अनुशासन टूट जाता है। जी। एक और बात आती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर किसी को कोचिंग करनी है तो किस तरह से उसको देखना चाहिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले ले या ऑफलाइन ले ले या हाइब्रिड ले ले। आजकल हाइब्रिड भी बहुत चल रहा है कि ज़रूरत के हिसाब से ऑनलाइन आ गए और कुछ ज़रूरत हुई तो ऑफलाइन क्लास हो गई, यानी कि गाइडेंस भी मिल गया डायरेक्टली। इसमें मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा। आई वॉज फॉर्चुनेट टू बी पार्ट कि मैं दिल्ली में था, तो आई कुड टेक ऑफलाइन मेंटरशिप और ऑफलाइन हेल्प और टेस्ट सीरीज. But when it comes to many candidates who are preparing from very different parts of the country, they cannot, all the candidates cannot come to Delhi. So therefore, the hybrid mechanism they can opt for. So candidates can go for offline and online based on their convenience and their requirement. Because some candidates, they will understand that they are not very efficiently working when it's online. Because they might feel procrastination, ये अभी नहीं करना, चलो बाद में वीडियो देख लेंगे, ऐसे कुछ लोगों के दिमाग में आता है, कुछ लोगों को अनुशासन टूटने लगता है, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप ऑफलाइन ले लीजिए। हाँ, तो बोथ आपका कन्वीनियंस और आपकी रिक्वायरमेंट देखते हुए कैंडिडेट शुड चूज ईदर ऑफलाइन और ऑनलाइन और हाइब्रिड इफ पॉसिबल। हाँ, मतलब एक अगर किसी को ज़रूरत पड़ रही है कि एक माहौल में रह के ही तैयारी कर पाए तो फिर वो उस माहौल में आ जाए। जैसे कि दिल्ली में यहाँ पे होता है लाइब्रेरी की सुविधा है जी, तो लाइब्रेरी में आ गए, या अगर लाइब्रेरी की सुविधा है आप अपने घर में वैसी व्यवस्था बना ले तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। जरूर। सोशल मीडिया के बारे में बात कर लें, सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे थे तैयारी के टाइम पे? हाँ, आई वॉज यूजिंग सोशल मीडिया। देयर इज दिस परसेप्शन दैट यू शुड बी कम्प्लीटली कट ऑफ, आप दुनिया से पूरे ही कट ऑफ हो जाए, सोशल मीडिया से भी बाहर हो जाए। कुछ लोगों का ये मानना है, बट मेरा मानना ये है कि आप अगर सोशल मीडिया को अपना लाइफ नहीं बनाते, कीप इट अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट इन योर एवरीडे बेसिस और फ्यू डे में आप देख लिए सोशल मीडिया, then it is not harming you, rather it is refreshing your mind with some trends in the society that is taking place, that helps you to connect with some other people, so that makes a balance. आपको अगर पता हो कि सोशल मीडिया should be used in a particular way that helps you, then definitely it's not going to have any negative impact. But if you think that it is going to impact you, you are addicted to it, then you should definitely stop it. हाँ, ये पता होना चाहिए कि हम मोबाइल को चला रहे हैं या मोबाइल हमें चला रहा है। ज़रूर। एक सवाल ये कि किसे तैयारी करनी चाहिए और किसे तैयारी नहीं करनी चाहिए? मैं शुरू करूँगा किसे नहीं करनी चाहिए पे। मेरा मानना है कि ये एग्ज़ाम एक ज़रिया है जिससे आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना आपका इंटेंशन नहीं है एंड आप किसी और वे से आप कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर सकते हैं, देन यू कैन ऑफर डिफरेंट अदर अपॉर्चुनिटीज. Civil service is not the only opportunity by which you are contributing to society. But when it comes to who should, I believe everyone who believes that they can contribute to society, being part of any of these services which are different in nature, should definitely give an attempt to contribute towards the society in the future. Because जो अपॉर्चुनिटी सिविल सर्विसेज के थ्रू मिलती हैं वो बाकी जगह पर बहुत कम ही मिलती हैं, आपको उतना नीश बनाना पड़ता है, यहाँ पर वो नीश आपको इमीडिएटली मिलता है. तो इस हिसाब से whoever thinks that they want to contribute to society should definitely be a part of this journey. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी करने का मन बनाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो तैयारी करें, लेकिन उनके आसपास के माहौल में ऐसा होता है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसे ताने मिल जाते हैं कि वो उन्हें लगता है कि नहीं ठीक है, ना ही करें तो ठीक है. तो एक प्रेशर ले लेते हैं सोसाइटी का, या तानों का कह सकते हैं, तानों का प्रेशर ले लेते हैं कि अगर कर भी रहे हैं तो तैयारी बीच में छोड़ देते हैं. उनको कोई सलाह देना चाहेंगे? मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि ये जो जर्नी है ये आपके आत्मविश्वास से ही शुरू होती है और आपके ही आत्मविश्वास पे ख़त्म होती है. अगर आपका आत्मविश्वास है कि आप ये कर सकते हैं तो आपको सोसाइटी के तानों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी जर्नी पूरी करनी है. तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने ठाना है और आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, आप अपने इंटेंशन को समझते हैं,
तो डेफिनेटली करिए। सोसाइटी के ताने आते जाते रहेंगे और जो ताने दे रहे हैं, जब आपको सक्सेस मिलेगी तब वो ताने एप्रिसिएशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको भी सजेशन मिलते रहे होंगे कि अब तो आईआरएस बन गए हो तो अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप क्या सोचते थे? जैसे आपने बोला कि कुछ लोग बोलते ही थे कि आप आईआरएस है तो आप सेटल हो जाइए, आपको और आगे एग्ज़ाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग बोलते थे जिनको ये जल्दी है कि मैं सेटल हो जाऊँ, कुछ लोग बोलते ही हैं। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु सी दैट आई हैव मोर पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट, आई हैव मोर इंटेंशन एंड मोर मोटिवेशन टू राइट एग्जाम फॉर माई प्रेफर्ड सर्विस। So they kept me saying the other way around कि आप लिखिए, आप ज़रूर कर पाएंगे। तो I took the motivation part and decided to write and clear it. बात करें मोटिवेशन और डीमोटिवेशन की, तो आपने अपना मोटिवेशन कैसे बनाए रखा, डीमोटिवेशन से खुद को कैसे बचाए रखा, क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया थी, इतना समय लगा, तो कैसे मैनेज किया? जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम है वो itself is a very long process और इसमें हर स्टेज में इतनी अनसर्टेनिटी है, तो आपको हर दूसरे तीसरे दिन ये लगता है, डिमोटिवेशन होता है कि आपका नहीं होगा, आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। तो डिमोटिवेशन इज़ वेरी नेचुरल। इवन इफ आई वाज सिलेक्टेड आई वाज गेटिंग दैट डिमोटिवेशन एवरी सेकेंड थर्ड डे। उस केस में मैंने जो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ये किया कि आई वाज ऑलवेज इन टच विथ माई फैमिली हु प्रोवाइडेड मी कंस्टेंट मेंटल सपोर्ट एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टॉक टू माई पीयर्स, माई क्लोज फ्रेंड्स। दे हैव बीन like a strong pillar for me. जब भी मैं demotivate होता था तो I used to call them. Even just before my personality test, I called some of my closest friends. Said that I'm feeling nervous. Some of them from far away in the other parts of the country said, Anup, you can do it. You have potential. We have trust in you. That trust of my friend boosted my self-confidence on everyday basis and even on my personality day also, and that is why I could achieve this with the support of my friends and family. मतलब चाहे लाइफ हो, चाहे कोई एग्जाम हो, एक अच्छी संगत हो तो सफलता मिल ही जाती है, मतलब उसका भी एक असर मिलता है। जी, मतलब संगत आपकी जो आपको पुश करे, आप पुश करो उन्हें, वो आपको पुश करे जिंदगी में, ये संगत दोनों को ही आगे बढ़ाएगी, दोनों को बढ़ाएगी। एक सवाल और है, आपने बताया था फैमिली का सपोर्ट आपको काफ़ी रहा है, स्पेशली मदर का, तो मदर की तरफ से ऐसा क्या सपोर्ट था जो आप फील कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उनका एक स्पेशल वाला जो आपने मेंशन किया? मदर का अगर मैं सपोर्ट बोलूँ, मेरी जो माँ है, शी हैज़ बीन अ वेरी बोल्ड डिसीजन मेकर। शी हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड हैज़ शोन परसिवरेंस इन हर डिसीजन मेकिंग इन टफेस्ट ऑफ टाइम। प्रिपरेशन इज़ नॉट अ टफ ईजी थिंग, आई मीन आपको चैलेंजेस आते ही रहते हैं। तो वहाँ पर हर जगह पर मेरी माँ ने एक बोल्ड डिसीजन लेके मुझे सपोर्ट प्रोवाइड किया है। दैट डिसीजन मेकिंग एज अ लेडी हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी एंड दैट इज़ वाई, बिकॉज माई मदर हैज़ डन सो मच फॉर माई प्रिपरेशन दैट केप्ट मी मोटिवेटेड। माँ ने जब इतना मेरे लिए किया है तो मुझे भी उतनी तौर पे मेहनत करनी है, उतने तौर पे अपना प्रिपरेशन करना है ताकि मैं सिलेक्ट हूँ। So that kept me motivated, and इसके अलावा everyday basis also she kept me motivated. Whenever I felt stressed, she would talk something else to make me feel relaxed. So everyday mother has a great role. मतलब माँ का रोल हर कैंडिडेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है ताकि वो सिलेक्ट हो पाए। तो अपनी आगे की जर्नी में आप उनकी कौन सी क्वालिटी अपने साथ लेकर चलना चाहेंगे? उनकी सहिष्णुता। She has been very tolerant to different aspects of society. She is a very open-minded lady, and I believe मैं उसी चीज़ को अपने अंदर इनकलकेट करना चाहूँगा, because that is what is a very important quality of civil servants. एक आखिरी सवाल वो ये है कि अपने इस पूरी तैयारी में आपने कुछ अपनी खूबियाँ पहचानी होंगी, या तो अपनी खूबियाँ कुछ बनाई होंगी और कुछ खामियाँ पहचानी होंगी जिन्हें दूर भी कर लिया होगा, तभी आप सफल हैं। तो अपनी वो खूबी और खामी आप बताएंगे? खामी जो था वो मोस्टली टेक्निकल बेसिस पे था, और एक इशू जो मैंने नोटिस किया था कि मैं आइसोलेटेड तरीके से तैयारी कर रहा था। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ माई प्रिपरेशन एंड आई वॉज आइसोलेटेड, सो आई नीडेड इमोशनल बैलेंस। तो वो खामी को मैंने ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर्स, आई हैव टेकन केयर ऑफ बाय हैविंग गुड फ्रेंड्स इन माई लाइफ who have contributed.
एंड टू ओपन टू न्यू आइडियाज। और जो खूबी जो मैंने देखी है वो है परसिवरेंस और डिसीजन मेकिंग की। आई हैव टेकन बोल्ड डिसीजंस वेन एवर नीडेड, हाउ टू डील विद थिंग्स सो एज टू प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन। आई फील दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट आई हैव। आपने एक एस्पिरेंट के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, फिर उसके बाद IRS बने और उसके बाद भी एस्पिरेंट बने रहें अगली सफलता के लिए। तो अपनी इस पूरी यात्रा के अनुभवों के आधार पर आप जितने भी विद्यार्थी हैं उनको कोई अपनी सलाह देना चाहेंगे, अंतिम सलाह? मैं सारे विद्यार्थियों को ये बोलना चाहूँगा, सारे कैंडिडेट्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप कुछ सोच के ही आए हैं सिविल सर्विस लिखने के लिए। अपने दिमाग में वो चीज़ हरदम रखिए कि आप क्यों आए हैं, उससे मत भटकिए। दूसरी चीज़ है, आप अपनी जो तैयारी है एक स्मार्ट वे से करिए। मेहनत हर कोई कर रहा है और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो आप उस मेहनत को फाइनल तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग रखिए। और तीसरी चीज़ है, आपका सेल्फ मोटिवेशन आपको बजाय रखना है। आप चाहे अपने दोस्तों से उस सेल्फ मोटिवेशन को बूस्ट देते हैं, किसी भी तरह से बूस्ट देते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट जस्ट एग्ज़ाम ऑफ राइटिंग but also an exam that needs mental peace, a motivation level that has to be maintained throughout the exam process. So all of you have lot of potential. आप सब में potential है कि आप सिविल सर्विसेज में आकर देश के लिए काम कर सकते हैं। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आप मेहनत करिए, और जहाँ पर भी चाहिए आपको किसी से भी गाइडेंस आप डेफिनेटली लीजिए। यू विल डेफिनेटली रीच योर सक्सेस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अनूप जी। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से, और दृष्टि परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।